नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है 23 ने बदला सियासी सिस्टम। क्योंकि अब हम साल के उस दहलीज कहूं मैं, चौखट कहूं, वहां खड़े हैं जहां से 2023 कह रहा है कि मैं चला और 24 कह रहा है मैं आने वाला। लेकिन 24 की बुनियाद जाहिर तौर पर 2023 ने रखी है और यही अतीत का सबसे बड़ा काम होता है कि वो वर्तमान होकर भविष्य की नींव रखता है। इसीलिए दार्शनिक कहते भी हैं कि वर्तमान में रहिए, क्योंकि ना अतीत आपके हाथ में है ना भविष्य आपके हाथ में। आपके पास जो कुछ है वो वर्तमान है। बहरहाल 2023 ने वर्तमान रहते हुए कई अभूतपूर्व घटनाक्रम रचे और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष तो ये रहा कि ये प्रयोगों का भी साल रहा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी ने जहां कई प्रयोग करके गवर्नेंस के एक अलग सिस्टम जिसमें पीढ़ी हस्तांतरण, एक पीढ़ी का परिवर्तन जो था उसकी तरफ प्रयोग कदम बढ़ाए और सबको चौंकाया और ये बताया कि हम ऐसे बड़े फैसले करने से पीछे नहीं हटते। तो कांग्रेस भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के नामों में परिवर्तन किया और नए नेताओं को मौका देकर ये कहा कि हम भी पीढ़ी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और जिस क्षण हम ये बात कर रहे हैं, मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं मध्य प्रदेश में, मोहन यादव कैबिनेट के, उनके विभागों का आवंटन कुछ देर बाद हो सकता है। कुछ बड़े नाम जिनकी चर्चा हम पहले भी करते रहे, वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन पहले हम अपने विषय पर आते हैं। जब कैबिनेट की सूची आएगी तो हम आपको विभाग और सारे मंत्रियों के साथ कौन कौन से विभाग जुड़ रहे हैं पहले भी हमने बताया है। नीचे ब्रेकिंग में आप देख भी सकेंगे, हम अभी भी बता रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए 2023 एक नए एरा, एक नए युग की शुरुआत रही। भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल बाद सीएम का चेहरा बदला और इसको बहुत चौंक कर भी देखने वाले देखते रहे। चौथी पीढ़ी के नेता डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और आते ही कुछ मजबूत फैसलों से उन्होंने ये बताया कि वो अपनी ही एक शैली के साथ आगे बढ़ेंगे। 2 डिप्टी सीएम का फार्मूला बीजेपी ने अपनाया और ये भी एक प्रयोग रहा। केंद्र के जो दिग्गज चेहरे रहे, जो थे मध्य प्रदेश की राजनीति से केंद्र जाने वाले, उनको फिर प्रदेश की राजनीति में भेजा गया और पार्टी के दिग्गज नेता नरेंद्र सिंह तोमर जी को विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रहलाद पटेल जी, राकेश सिंह जी ये विधायक बने और ये इन चेहरों को मध्य प्रदेश भेजकर बीजेपी ने ये भी कहा कि हमारे पास समय पड़ने पर ऐसे ऐसे चेहरे हैं और अब हमें लगता है कि इनकी भूमिका मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण है। और इससे मध्य प्रदेश वरिष्ठ और चौथी पीढ़ी के नेताओं का एक समन्वय बनता हुआ दिख रहा है यहाँ। और ये समन्वय कितना और कैसे पार्टी को लाभ पहुँचाएगा ये भविष्य बताएगा। तो एक बैलेंस दिखा है नए और पुराने चेहरों को लेकर। विधानसभा सत्र में भी एक ऊर्जा और आक्रामकता दिखी है कांग्रेस की अगर हम बात करें, क्योंकि कांग्रेस ने भी युवा पीढ़ी को जिम्मेदारी देकर ये प्रयोग किया है। जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, हेमंत कटारे, इनको कमान सौंपी गई है और सुरजेवाला जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, उनकी जगह प्रदेश प्रभारी भी 52 साल के भंवर जितेंद्र जी जो हैं, जितेंद्र सिंह जी, उनको भी ये दायित्व दिया गया है। तो एक युवा पीढ़ी आप कह सकते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर, और प्रदेश कार्यकारिणी भी कांग्रेस की जल्दी घोषित होगी। आइए उन सवालों पर आ जाएं जो इस डिबेट के अहम सवाल होंगे। बीजेपी कांग्रेस में पीढ़ी परिवर्तन प्रयोग है या रणनीति है? जाहिर दोनों का ही समन्वय हो सकती है। क्या 24 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं ये बदलाव? ये एक बड़ा सवाल है। और तीसरा, बदलाव का मकसद राज्य में नया नेतृत्व तैयार करना है, तो दोनों ही पार्टियों के लिए ये बिल्कुल 100% सत्य बात है। अब मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं पार्टी के सीनियर लीडर
नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे साथ हैं अवनीश बुंदेला जी, युवा नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के, और जयप्रकाश पाराशर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार। आपका भी स्वागत है। जयप्रकाश जी, पहली टिप्पणी आपकी लेकर हम आगे बढ़ते हैं। किस तरह से आप 2023 को देखते हैं, जिसका नवंबर और दिसंबर, बल्कि दिसंबर मैं कहूँगा फुल ऑफ सरप्राइज़ रहा है पहले नतीजों से, क्योंकि नतीजे मैं ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी कभी भी जीत के दावेदार के तौर पर नहीं देखी जा रही थी, लेकिन इक्वली कांग्रेस भी उसके साथ मुकाबले में खड़ी थी। पहला सरप्राइज़ तो हमने ये देखा, और उसके बाद नेतृत्व का सरप्राइज़ दोनों पार्टियों में देखा। और अब ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश ही नहीं, तीनों राज्यों में एक कॉमन फॉर्मेटिंग के ज़रिए केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का एक अलग ही प्रयोग कर रहा है कि हिंदी पट्टी के इन तीनों राज्यों में केंद्र और राज्य की समन्वित रणनीति से राजनीति को आगे बढ़ाने की एक कोशिश, ये भी एक प्रयोग मुझे लगता है। जी, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये प्रयोग नहीं है। तीनों राज्यों में जिस तरह के बदलाव हुए हैं, उससे एक बात तो साफ है कि ये सोची समझी गई रणनीति है। और कांग्रेस में भी इस बात के अनुमान है। शरद जी, अगर आप देखें तो हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे कि इन चुनावों के बाद जो पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों का जो अंदरूनी डायनेमिक्स है, उसमें बदलाव जरूर आएंगे। तो वो किसी भी सूरत में आए। दिलचस्प बात ये रही कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद इन परिवर्तनों को पूरी ताकत से लागू कर दिया। और मुझे लगता है कि ये जो बदलाव हैं, इसके पीछे ये नहीं है कि कोई वो प्रयोग करके कोई नया लीडरशिप गढ़ना चाहते हैं। इसके पीछे है कि जो लोग बरसों से उनके साथ काम कर रहे हैं, जब से आप सत्ता में हैं, तो उनको नए लोगों को अवसर उपलब्ध कराना उनकी खास मंशा दिखाई देती है। और ये बात भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था, जिस तरह से अभी सरकार आना महत्वपूर्ण नहीं है, उस सरकारों के आने के बाद आप डिलीवरी क्या करते हैं और लोगों की आकांक्षाओं पर कितना खरे उतरते हैं, ये भी बहुत भारतीय जनता पार्टी के सामने महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी जी। जयप्रकाश जी, क्या आपको ये भी लगता है कि जो डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी कहते रहे हैं कि एक आकांक्षी भारतीय जनता पार्टी इस समय है, और इसमें 60 पार के नेता भी हैं। अब भूमिकाएं सबकी सीमित हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति से दिल्ली जाने वाला हर राजनेता कैबिनेट मंत्री नहीं हो सकता, और जनरल सेक्रेटरी नहीं हो सकता, या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं हो सकता। तो आपने एक रणनीति बनाई कि राज्यों की तरफ जाइए, वहाँ आपके लिए मुख्यमंत्री का तो एक ही पद है, लेकिन कैबिनेट मंत्री हो सकता है, और आपका जो रुतबा और दर्जा है वो इक्वली लगभग उसी लेवल का है। आप और हमारे मुख्यमंत्री की मदद करिए। तो ये भी एक रणनीति रही कि भैया आप जाइए, वहाँ आप कंस्ट्रक्टिव काम कीजिए, पार्टी को मजबूत कीजिए और आगे बढ़िए। जी हाँ, ये कुल मिलाकर के जो उनका एक मिडल रंग का जो लीडरशिप है, उस पे नए लोगों को कहीं से उसमें इंडक्ट करना है, और ताकि उसमें आगे चल करके जब आने वाले 10 वर्ष का अगर वो राजनीति देखते हैं, वो सोचते हैं अगर आप 2047 का प्लान बनाते हैं विकसित भारत का, तो ऑब्वियसली आपके पास एक लीडरशिप हर स्टेट में होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही। मैं बुंदेला साहब की तरफ आता हूँ। बुंदेला जी, पीढ़ी परिवर्तन आपके यहाँ भी हुआ है, और जाहिर तौर पर कांग्रेस के आला कमान ने इसको लाजिमी माना, तभी हुआ है ये। तो जाहिर तौर पर दोनों ही पार्टियां इस तरह से एक ही मकाम पर खड़ी हुई नज़र आई हैं कि वक्त की मांग है कि चौथी पीढ़ी या अगली पीढ़ी को सौंपा जाए, और ये आप दोनों के लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि अब चौथी पीढ़ी पे नज़र है। तो बुंदेला जी भी निगाह में है, वाजपेयी जी भी निगाह में है। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये बात जरूर स्वीकार करूंगा कि अपन 2023 की बात करें, उसकी नए वर्ष की पूर्व संध्या पर हम सब बैठे हैं, सभी को बधाई भी देता हूँ। बाकी सबसे ये सर जी, 2023 बड़ा महत्वपूर्ण रहा और बड़ा रोचक भी रहा। हमने चुनाव देखे, ठीक है, नतीजे जो हमारी उम्मीद थी वैसे नतीजे बिल्कुल नहीं आए, लेकिन सर जी अच्छी बात यह कि मध्य प्रदेश की राजनीति को मैं सलाम करूँगा कि यहाँ हमने देखा जैसे और भी अन्य राज्यों में चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, ये यहाँ ठीक है सर जी, हम लोग लड़े, हम लोग वैचारिक तौर पर लड़े, हमने खूब एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी की, लेकिन आज भी मैं और डॉक्टर साहब साथ में बैठ के यहाँ चर्चा कर रहे हैं। कभी आपने चुनाव के दौरान भी, ये मध्य प्रदेश की राजनीति की खासियत है, ये शायद मुझे लगता है मध्य प्रदेश का एक DNA कह लें।
ये अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, स्वच्छ राजनीति, मैं बिल्कुल मानता हूँ, है ना। और बाकी देखिए, जैसे आज हम बैठे हैं इस इंतजार में शरद जी के, उम्मीद करते थे कि ये, मैं सिर्फ नेगेटिव भाव से नहीं कह रहा हूँ कि आपका मंत्रिमंडल गठित हो गया, ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा विलंब हुआ। आज मुझे लगता है विभागों का बंटवारा शरद जी बहुत महत्वपूर्ण है, वो हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से निरंतर, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज ही हो रहा है या सिर्फ मध्य प्रदेश में हो रहा है, हर जगह होता है, क्योंकि जब इतना बड़ा राज्य आप सिस्टम लेके चलते हैं तो कई बसें टकराती, उनमें आग लगती है, कहीं। बुंदेला साहब, आप इजाजत दें तो एक बड़ी खबर की तरफ रुख कर लें, और ये जी आप जल्दी से अपनी बात पूरी कर लें बुंदेला साहब, तो मैं डॉक्टर वाजपेयी के, अगर बंसल न्यूज़ ने ये दिखाया तो मुझे उम्मीद है ये विभाग एज इट इज ही होंगे। थैंक यू सर, बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं इसमें तस्दीक किया होगा कि हाँ ये है। और बाकी हाँ शरद जी, ये कार्य है भाजपा का, सरकार का अंदरूनी कार्य हो जाना चाहिए, इससे जनहित के कार्य जल्दी हो पाएंगे, प्रदेश को, जनता को फायदा होगा। मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द हो जाए, अगर ये हो जाए तो हम स्वागत करते हैं इस चीज़ का। बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, हम फिर आते हैं उन डेवलपमेंट्स पे जो चौथी पीढ़ी के नेतृत्व की तरफ दोनों ही पार्टियां बढ़ी हैं, और बहुत ही मजबूत कदम है ये, क्योंकि ये आसान नहीं होता। किस तरह से आप देखते हैं इन फैसलों को, और क्या 2023 ने मध्य प्रदेश में, क्योंकि मुझे याद है आप बीते 4 महीनों से ये बात कह रहे थे कि एक नया नेतृत्व आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, न सिर्फ बीजेपी में बल्कि कांग्रेस में। जी देखिए, समय के साथ विस्तार का होना ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और होना भी चाहिए, और जब ये नहीं होता है तो ज़रूर थोड़ा सा एक, जिसको हम स्टैग्नेशन बोलते हैं, वो आता है, आप इसको स्वीकार करें या ना करें। तो मुझे लगता है कि ये साल जो आपने 23 का रखा है, और इसके सामने जो 3 सवाल आपने रखे हैं, आज फिर मैं उन्हें ध्यान से पढ़ रहा था शरद जी, और तीनों सवालों के जवाब आपके मेरी नज़र में हाँ हैं। तो तीनों सवालों को यदि आप लेंगे जी, मैं उसको ऐसा कहूँगा कि ये एक रणनीतिक बदलाव था। तो ये केवल बदलाव की रणनीति नहीं थी, रणनीतिक बदलाव था, जिसके माध्यम से हमने 23 को जो एस्पिरेशनल वोटर था उसको टारगेट किया था शरद जी। और एस्पिरेशनल वोटर मतलब आपने जो मोदी जी को बार बार बोलते सुना ना कि 4 जातियां हैं, उन्हें बहुत अच्छे से एहसास हो गया था कि एस्पिरेशनल वोटर परंपरागत जातिवाद से ग्रस्त नहीं है, खासतौर से मध्य प्रदेश में। एस्पिरेशनल वोटर अपने भविष्य को देखते हुए आकांक्षाएं रखता है। तो इस आकांक्षी वोटर को टारगेट करने के लिए रणनीतिक बदलाव और एक मोदी की गारंटी जैसी उसकी एस्पिरेशन को संतुष्ट करना और उस पर फिर काम करना, जो आपको होता दिख रहा है, हम उसको लेकर बढ़े हैं। और ये 24 में आप देखेंगे कि हमारी संख्या 400 या उसके आसपास या प्लस आपको दिखाई देगी, क्योंकि हम मतदाता की देश और जी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग करप्शन फ्री सरकार चाहते हैं, लोग रोजगार के अवसर चाहते हैं। मध्य प्रदेश को लेकर मैंने कहा कि 80% प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी है, तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस की तरफ शिफ्ट होना चाहती है। यहाँ की इकोनॉमी तैयार खड़ी है, युवा तैयार खड़ा है। तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर स्कीम पे काम बहुत हुआ है, अब शिफ्टिंग की ज़रूरत है। और इस एस्पिरेशन को फुलफिल करने वाला ये मैंडेट है, जो दुनिया की 3 बड़ी इकोनॉमी में मोदी जी के नेतृत्व में तब लेकर जाएगा जब मध्य प्रदेश की इकोनॉमी भी करवट लेगी। तो मुझे लगता है कि बहुत अपेक्षाओं से भरा ये सारे कदम हैं और रणनीतिक बदलाव हैं। बदलाव की रणनीति शायद थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा, मैं इनको रणनीतिक बदलाव, फोकस्ड मानता हूं एक दिशा की ओर। जयप्रकाश जी, ये नेतृत्व परिवर्तन जो बीजेपी ने किया वो मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं था। गोपाल भार्गव जी 9वीं बार के विधायक, उनको बीजेपी ने जिस तरह से पार्टी ने तय किया, भूपेंद्र सिंह जैसे वरिष्ठ मंत्री, कैबिनेट मंत्री, यानी पार्टी की सोच में कहीं ये बात थी कि जिनको अवसर मिला है, शायद आगे ये प्रक्रिया हम किसी और रूप में भी घटित होते हुए देखें। लेकिन किस तरह आप देखते हैं कि इसमें क्या कोई जोखिम भी, ये बात भी हमने बार बार उठाई कि क्या कोई जोखिम भी आपको दिखता है, या आपको लगता है कि बीजेपी जिस तरह की एक अनुशासित और बहुत गहरी एक डीप रूटेड पार्टी है, तो सबको राजी करके जिम्मेदारी देकर और समझा के ये प्रक्रिया आगे बढ़ी होगी? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी में एक कंसेंसस बनाने का एक सिस्टम है मौजूद, और वो काफ़ी व्यापक है। वो भले आरएसएस के ज़रिए हो या भारतीय जनता पार्टी के संगठन के ज़रिए हो, तो वो उस आम सहमति का जो उपयोग है वो उन्होंने उस बदलावों को लागू करने में किया।
अब ये बात बिल्कुल सही है कि ये परिवर्तन सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेंगे। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हमने आज ही आप इशारा कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में भी हमें ये परिवर्तन दिखेंगे। हाँ, काफ़ी मैं ऐसा सोचता हूँ कि बहुत से नए चेहरे हमें उसमें भी दिखाई देंगे, लोकसभा में भी। और जो ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था है, जो अभी सिस्टम है, इसमें भी काफ़ी तब्दीलियाँ दिखाई देंगी। मैं जैसे देख रहा हूँ कि इसी मध्य प्रदेश की सरकार में अभी हमने जैसे आईपीएस को देखा है कि नई पीढ़ी के आईपीएस को उन्होंने पदोन्नत करके अभी आईजी बनाया। अभी मेरे पास ऐसी, मुझे नहीं मालूम, मैं केवल डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास कोई खबर नहीं है, लेकिन ठीक ऐसी ही प्रक्रिया आईएएस में भी दिखाई दे सकती है, नीचे की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें दिखाई दे सकती है। तो ये जो परिवर्तन है ये काफ़ी व्यापक होंगे, नतीजे लाने पर इसका फोकस निश्चित रूप पर होगा। और ये जो सभी समाजों को, शरद जी, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि सभी समाज के सभी वर्गों, जातियों को तक इसमें पहुंचने का लक्ष्य दिखाई देगा। तो बेशक ये कहा जा सकता है कि एक चीज और हाँ, बहुत कम वक्त है बहुत सर छोटे में जो 4 जातियों की बात है सर हमारे यहाँ जाति व्यवस्था जो रही वो कर्म आधारित रही, आपको ध्यान हो। तो आज के इस आधुनिक युग में ये एक प्रकार का रणनीतिक बदलाव है कि इकोनॉमी की इस दुनिया में भी जाति कर्म आधारित हो। युवा, किसान, महिला, ये बहुत महत्वपूर्ण है मुझे लगता है परिवर्तन। नरेंद्र मोदी जी के पहले कार्यकाल में जब ब्यूरोक्रेसी मंत्रिमंडल में आई तो लोगों ने थोड़ा सशंकित भाव से देखा कि ये क्या नतीजे देते हैं। लेकिन दूसरे टेन्योर तक आते आते विदेश मंत्री हों या रेल मंत्री हों, उनके काम की चर्चा भारत की सीमाओं से बाहर भी निकली है। निश्चित तौर पर किसी भी प्रयोग को आगे बढ़ने में कुछ वक्त लगता है और इन 3 राज्यों को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जेपी नड्डा साहब और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने गवर्नेंस के एक मॉडल के तौर पर भी डेवलप करने का इस तरह से सोचा है कि जिसमें केंद्रीय नेतृत्व की सहभागिता इस रूप में हो कि वो एक मार्गदर्शक के तौर पर बराबर राज्य सरकारों के साथ खड़ा रहे। ये एक निश्चित तौर पर बड़ा प्रयोग है और ये तब संभव हो पाता है जब आपके साथ एक ऐसा आकांक्षी नेतृत्व हो जो अगली पीढ़ी का हो और वो आपके इन प्रयोगों को बहुत शंका की दृष्टि से ना देखे और आपकी झिझक भी ना हो कि आप अपनी बात इस पीढ़ी तक कहने में झिझकें। जैसे एक वरिष्ठ व्यक्ति एक 24 साल के नौजवान से बड़ी सहजता से कह सकता है कि आपके लिए ठीक नहीं होगा, आपको ऐसा करना चाहिए। तो क्या ये वही प्रयोग हैं जैसा हम संकेत कर रहे हैं? शायद हाँ में जवाब हो सकता है, लेकिन और इंतज़ार कीजिए, आगे बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हितेश वाजपेयी जी, बहुत धन्यवाद बुंदेला साहब, बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। आगे देखिए मोर माटी मोर खबर, छत्तीसगढ़ का हमारा एक्सक्लूसिव बुलेटिन। नमस्कार। मोदी सरकार की